ईस्वी तक चला था। राष्ट्रकूट राजवंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश और चालुक्य वंश, ये सारे एक साथ भारत के अंदर राज कर रहे थे। चलो पढ़ते हैं राष्ट्रकूट राजवंश। संस्थापक और शुरुआती इतिहास के बारे में बात करूं तो इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। उस टाइम पे क्या था, जब इस वंश की स्थापना हुई तो कर्नाटक के अंदर चालुक्य राजाओं का शासन था और ये राष्ट्रकूट उनके अधीन थे। तो दंती दुर्ग के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रकूटों ने चालुक्य राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके बाद दंती दुर्ग ने इसका जो शासक था चालुक्य वंश का, कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको पराजित कर दिया और राजा किसे बनाया गया, दंती दुर्ग को। इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। ठीक है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ पे बनाई, मान्यखेत, जिसको मालखेड़ भी बोला गया। दंती दुर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रकूटों ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ फेंका और तब दंती दुर्ग राजा बना। ठीक है भाई। धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करूं तो इस वंश के जो शुरुआती शासक थे ना, वो हिंदू धर्म को मानते थे और बाद के जो शासक थे वो जैन धर्म को मानने लगे भाई। वंश की उत्पत्ति व प्रामाणिकता के बारे में बात करूं तो राष्ट्रकूट अपने आप को महाभारत में जो नारायणी सेना थी ना, जो नारायणी सेना जैसे एक साइड तो कौरवों की तरफ तो नारायणी सेना लड़ रही थी और जो पांडवों की तरफ है ना वो थे श्री कृष्ण। ठीक है। तो नारायणी सेना, श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी ना, उसके 7 सेनापति थे, जिसमें से एक था सत्यकी, जो कि यदुवंशी क्षत्रिय वंशज था और ये कहते हैं कि भाई हम उसके उनके वंशज हैं। ठीक है। कौन कहता है, राष्ट्रकूट कहते हैं। और जो हमने कल प्रतिहार वंश पढ़ा था, प्रतिहार वंश के अंदर जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो अपने आप को लक्ष्मण के वंशज बताते थे और ये किसके वंशज, नारायणी सेना के जो सेनापति सात्यकी उसके। और ये बात जो अलायुद्ध ने एक किताब लिखी थी कवि रहस्य, उसमें भी लिखी गई है। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर क्या है कि भाई उस टाइम पे कन्नौज की भूमि पर हर राजा राज करना चाहता था। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर शामिल 3 राजा थे। राष्ट्रकूट राजवंश की तरफ से था राजा ध्रुव, प्रतिहार वंश की तरफ से था राजा वत्सराज और पाल वंश की तरफ से था राजा धर्मपाल। ठीक है। इन तीनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होता है, जो ध्रुव है राष्ट्रकूट वंश का, वो इस युद्ध को जीत लेता है। ठीक है। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है और इसने जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध के बाद इसने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को हरा दिया था। तो उसके बाद इसने क्या किया भाई, अपनी लड़की की शादी किससे कर दी, धर्मपाल से कर दी थी। गोविंद तृतीय और साम्राज्य विस्तार, ध्रुव के बाद इसका लड़का गोविंद तृतीय सत्ता में आया। इसने अपना जो साम्राज्य है ना, वो दक्षिण में कैप कैमोरिंज से लेकर उत्तर में कन्नौज तक और पूर्व में बनारस से लेकर और पश्चिम में भरूच तक बढ़ा दिया भाई। ये एक शक्तिशाली राजा था। इसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार किया, साम्राज्य का बहुत विस्तार किया भाई। गोविंद तृतीय की विजय के बारे में बात करूं तो गोविंद तृतीय ने चालुक्यों को, पल्लवों को और इसने प्रतिहारों को भी हराया। इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया था। उसके बाद बारी आती है अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय के बाद इनका लड़का राजा बना, ये था भाई जैन धर्म का अनुयायी। गोविंद तृतीय किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। ये बात याद रखने की है भाई।
राष्ट्रकूट राजवंश के अंदर गोविंद तृतीय जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी भाई। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्टायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है भाई। इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया और इसने 68 वर्ष तक राज किया। ठीक है भाई, ये किसके बारे में बात हो रही है? अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, अमोघ वर्ष 68 वर्ष तक इसने राज किया और तुंगभद्रा नदी में इसने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इसके बाद बारी आती है इंद्र तृतीय की। अमोघ वर्ष के पुत्र इंद्र तृतीय के काल में 915 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया भाई। 915 ईस्वी में इन्हें क्या किया भाई? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और महिपाल को हरा दिया। वह साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी ना, वो इसने वापस लाया। इंद्र तृतीय उस समय का अमोघ वर्ष का जो पुत्र था इंद्र तृतीय, वो उस टाइम का सबसे शक्तिशाली शासक था। चाहे वो पाल वंश हो, प्रतिहार वंश हो या फिर चालुक्य वंश हो, उस टाइम पर जितने वंश थे ना, उन सब में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था इंद्र तृतीय। इस वंश का जो अंतिम और महान शक्तिशाली राजा कृष्ण तृतीय था भाई। इसके समय जब इसने अपनी सेना जुटाई ना, तब जो आसपास के जो जितने राजा थे ना, आसपास के कौन राजा थे? आसपास के राजा वही थे, पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, चालुक्य वंश थे, यही थे आसपास। तो मतलब वो सब इससे थर्राते थे भाई। ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। कन्नड़ भाषा के जो कवि पोन्न, वो इसके दरबार में रहते थे भाई। ठीक है, किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न। ठीक है, और इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पोन्न ने। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। किसको हराकर? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर। और ये किसके अधीन थे? ये अधीन थे कर्नाटक के जो चालुक्य वंश के राजा थे उनके अधीन, यानी चालुक्य वंश के अधीन थी। ठीक है भाई। राजवंश का अंत। कृष्ण तृतीय के अनुयायी को हराकर कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में इस वंश का अंत कर दिया भाई। 973 ईस्वी के अंदर इस वंश का अंत हो गया। और किसने किया? ये किया चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने। ठीक है भाई। और कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य वंश के बारे में, कि भाई चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर चालुक्य वंश राज कर रहे थे, उन सब के बारे में कल आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि भाई चालुक्य राजवंश किस तरीके से शासन कर रहा था और कितनी शाखाओं में। अन्य तथ्यों की बात करूं तो धार्मिक नीति, इन्होंने न केवल शैव व वैष्णव बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, ये सब धर्मों को मानते थे भाई। इन्होंने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, मस्जिदों के निर्माण की इजाज़त दी, साथ ही धर्म के प्रचार की भी छूट दी और कई शहरों में मुसलमानों की मस्जिदें भी थी। और इस बात को अच्छे तरीके से डिफाइन किया है अरब यात्री सुलेमान ने एक बुक लिखी थी, सिलसिलात तवरिक। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई जो मिहिर भोज है ना, जो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक था, वो मुसलमानों का कट्टर शत्रु था भाई।
मुसलमानों को देख के बिल्कुल मतलब उनको बिल्कुल भी देख के राजी नहीं था भाई ये बंदा। कौन? मिहिर भोज। ये बात किसने बताई? ये बात बताई अरब यात्री सुलेमान ने अपनी किताब के अंदर भी वर्णन किया है। और सुलेमान ने ये भी बताया कि भाई राष्ट्रकूट शासकों के बारे में ये लिखा कि भाई राष्ट्रकूट शासक मुसलमानों का सम्मान करते थे और उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति देते थे। कौन अनुमति नहीं देते थे मस्जिद बनाने की और मुसलमानों का सम्मान नहीं करते थे? वो थे प्रतिहार राजवंश के योद्धा। एलोरा व अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं थी ना वो वाकाटक वंश ने बनवाई थी। और इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से लेके 12 जो कि बौद्धों की गुफाएं हैं। 13 से लेके 29 तक ये हिंदुओं की गुफाएं हैं। और 30 से लेके 34 तक ये जैन गुफाएं हैं। ठीक है भाई। प्रशासनिक व्यवस्था व सामाजिक स्थिति। गांव का प्रशासन मुखिया व पटवारी चलाते थे। ये दोनों ही वंशानुगत पद होते थे। और अरब लेखों के अनुसार राज्य में महिलाएं अपने चेहरों पर पर्दा नहीं डालती थी। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है भाई। अब हम करेंगे कल चालुक्य राजवंश। ठीक है भाई। चालुक्य राजवंश की जो 3-4 शाखाएं थी कल उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है।